हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन देख लिया था। आज हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरे सारे क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, 306 यानी कि 306 और 657 यानी कि 657। इन दोनों का HCF दिया हुआ है 9। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या करना है? फाइंड LCM। हमें इन दो नंबर्स का LCM निकालना है। ठीक, तो अभी तक हम HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे थे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके यानी कि अभाज्य गुणनखंडन विधि का इस्तेमाल करके अभी तक हम HCF और LCM यानी कि लसा और मसा निकाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम उस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई दो नंबर है उसका LCM और LCM हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर हम इसे हिंदी में पढ़ें तो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसे हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो गया? लसा। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसे हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? मसा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, नंबर्स को हिंदी में हम संख्याएं कहते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल। और ये टू नंबर्स जो लिखे हुए हैं, ये दो नंबर्स कौन होंगे? वही दो नंबर होंगे जिनका हमें HCF और LCM निकालना है। यानी कि हमें किन दो नंबर्स का गुणनफल करना है, किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है जिनका हमें HCF और LCM निकालना है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम आज LCM फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो LCM हमें निकालना है। तो LCM को हम ऐसे ही लिख देंगे। HCF दिया हुआ है यहाँ पे 9, तो HCF की वैल्यू पुट कर दी है हमने 9। फिर इसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या है? 306 एंड 657। अब क्योंकि हमें LCM निकालना है तो LCM को हम एक साइड लिखेंगे और ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई नंबर एक साइड में मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरे साइड में आता है तो डिवाइड में हो जाता है। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब अगर हम 9 से हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 3 + 0 + 6 यानी कि ये 9 हो गया। इन तीनों डिजिट को जोड़ने पे 9 आ रहा है। 9 की टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है, तो इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल होगा। जब हम 9 से 306 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 टाइम्स में 27 और 30 में से 27 माइनस करने पे 3 बचा, 3 6 36। 9 की टेबल में 36 4 टाइम्स में आता है, यानी हमें क्या मिल गया? 34 इंटू 657। जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या जो आंसर मिलेगा वही होगा हमारा इन दो नंबर्स का LCM, यानी कि वही हमारा होगा आंसर। वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ आप भी मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आंसर आता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22,338। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि आंसर सही है या नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया LCM। ठीक है, इन दो नंबर्स का जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग को लिखना है तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर है 6 टू द पावर n, n जहाँ पे क्या है आपका नेचुरल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। 6 टू द पावर n जो है इसका जो लास्ट डिजिट होगा यानी कि जो अंतिम इकाई होगी वो 0 होगी। ये हमें चेक करना है ये बात सही है या नहीं कि 6 टू द पावर n जो है इसका लास्ट डिजिट
जीरो होगा या नहीं, अंतिम इकाई जीरो होगी या नहीं किसी भी n के लिए, n यानी नेचुरल नंबर। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा नंबर जिसके लास्ट में जीरो आता है वो कौन सा होता है, 10। ठीक है, 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसके लास्ट में जीरो आता है। ठीक है, इसके पहले क्या रहता है, 9, 8, 7, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर हैं जिसमें केवल एक ही डिजिट होता है और उसमें जीरो तो आता नहीं है। तो सबसे छोटा नंबर जिसमें जीरो आए वो क्या हो गया हमारा, 10। इसके अलावा और भी कई सारे नंबर्स होते हैं जिसमें जीरो आता है। अगर हम 10 का फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिला हमें 2 × 5। इसके अलावा अगर हम कोई और नंबर देख लें, जैसे कि मान लीजिए मैंने 30 ले लिया, इसका अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिला हमें 30 का फैक्टर। ठीक, कोई और नंबर भी चेक लेके देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 100 ले लीजिए, इसका फैक्टर करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 टाइम्स में 25। ठीक, ये हो गया हमारा 100 का फैक्टर। क्या मिला, 2 × 2 × 5 × 5। ठीक, ये हमने कोई भी 3 रैंडम नंबर ले लिए, कोई भी रैंडम ऐसे ही नंबर ले लिया जिसके लास्ट में जीरो आया। सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, फिर बीच में से कोई एक नंबर 30 ले लिया, इसके लास्ट में भी जीरो आएगा, और 100 इसके लास्ट में भी जीरो आता है। अब इसका फैक्टर देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 और 5 है। 10 के फैक्टर में क्या मिला आपको, 2 फैक्टर मिला, 2 प्राइम फैक्टर, 2 और 5। इसमें भी आपको देखिए 2 प्राइम फैक्टर मिल रहा है, 2 और 5। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर है अगर उसके लास्ट में हमें जीरो चाहिए तो उसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना कंपल्सरी है। यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा तभी उसके लास्ट डिजिट जो होगा, वो लास्ट इकाई जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो था हमें चेक करने का तरीका कि कैसे हम चेक करेंगे कि 6n के लास्ट में जीरो है या नहीं। अब अगर हम 6n का फैक्टर करें तो हम जानते हैं 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 1 टाइम्स में। ये हमें मिला 2 का फैक्टर। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया कि 6 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 × 3। लेकिन होना क्या चाहिए, लास्ट में जीरो आने के लिए क्या कंपलसरी है कि प्राइम फैक्टर 2 × 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3 है। इसका मतलब कि इसके लास्ट में जीरो डिजिट नहीं आएगा, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट है, अंतिम इकाई जो है वो शून्य नहीं होगी। ये तो था चेक करने का तरीका। अब अगर इसे हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए, इन ऑर्डर टू गेट 0 at the end of 6n, it must contain 2 × 5 as a prime factor। ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसी को मैंने वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट 0 एट द एंड ऑफ 6n, 6n के लास्ट में लास्ट डिजिट जीरो होने के लिए ये जरूरी है कि 6n जो है वो 2 × 5 को एज ए प्राइम फैक्टर कंटेन करे। ठीक, अगर इसे हम हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, का अंतिम अंक शून्य होने के लिए 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होना चाहिए। In order to get 0 at the end of 6n, it must contain
2 इंटू 5 एज ए प्राइम फैक्टर। 6 पे पावर n का अंतिम अंक 0 होने के लिए 6 टू द पावर n का अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 5 होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 इंटू 3 है। सिंस as a prime factor not 2 into 5, क्योंकि 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 है, न कि 2 इंटू 5। ठीक है, नहीं है। सो बाई यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, मैंने आपको पढ़ाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या बताया था उसमें मैंने आपको कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो अभाज्य गुणनखंडन जो होता है, ये जो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स जो होता है वो आपका यूनिक होता है, यानी कि वो अद्वितीय होता है, उसको हम एक दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। यानी कि अगर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखा है तो ये 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 ही रहेगा, इसको हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से इसे तभी लिख सकेंगे जब इसका हम ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि 2 इंटू 3 के बजाय 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, यानी कि हम इसको दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स there is no natural number n for which 6 to the power n can end with the digit 0। सो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के यूनिकनेस के कारण यूनिकनेस के द्वारा यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 हो लिए। ठीक है, यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट है। ठीक, तो क्या था क्वेश्चन, हमें ये चेक करना था कि 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट होने के लिए उसका प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 टू द पावर n का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 3 के फॉर्म का है, ना कि 2 इंटू 5 के फॉर्म का। इस वजह से 6 टू द पावर n का अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं होगा, लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें हमें ये चेक करना है कि 4 पे पावर n का लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो उसको भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, 6 पे पावर n था, और एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, 4 पे पावर n है। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 6 टू दी पावर n को 4 टू दी पावर n से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। ठीक, सेम यही रहेगा। इन ऑर्डर टू गेट 0 एट द एंड ऑफ 4 टू दी पावर n इट मस्ट कंटेन 2 इंटू 5 एज ए प्राइम फैक्टर, यानी कि
4 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 0 होने के लिए यह जरूरी है कि उसका अभाज्य गुणनखंडन 2 गुणे 5 के रूप का होना चाहिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि 4 पे पावर n का गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 पे पावर n का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 के रूप का होगा, ना कि 2 इंटू 5 के रूप का। तो इस वजह से रूप का, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के यूनिकनेस से, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के यूनिकनेस से क्या हो गया कि देयर इज नो नेचुरल नंबर, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसके लिए 4 पे पावर n का अंतिम डिजिट यानी लास्ट डिजिट 0 हो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के यूनिकनेस से यहाँ पे कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसके लिए 4 पे पावर n का अंतिम अंक 0 हो, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, हमें ये दिखाना है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ठीक है। ये नहीं प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, बल्कि हमें ये बताना है, एक्सप्लेन वाई, हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं। क्या होता है कंपोजिट नंबर? मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो अगर हम ये दिखा देंगे कि इन दो नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा, ये एक्सप्लेन हम कर देंगे कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर क्यों हैं। यानी कि हमें ये दिखाना है कि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो सबसे पहले कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं हमें? सबसे पहला नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। और दूसरा नंबर क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब हम देख रहे हैं कि 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी, तो दोनों जगह से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और यहाँ 13 की जगह 1, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, और यहाँ 13 है तो 13 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, उसकी जगह 1। अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 11 77 मल्टीप्लाई बाई 1 77 प्लस 1। इसको सम करने पे, ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 78, ठीक। और इसे हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 1 करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, सेम ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नंबर है इसके कितने फैक्टर मिल गए, 1 2 3, ठीक है। 3 फैक्टर इसके मिल गए, यानी कि 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा है फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब अगर इसे हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देयर इज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, देयर इज मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के 2 से ज़्यादा या 2 से अधिक, ठीक है। ज़्यादा भी लिख सकते हैं और अधिक भी लिख सकते हैं। 2 से अधिक फैक्टर है, फैक्टर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हैं, हेंस इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर इसे हिंदी में हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13
कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या है और कंपोजिट नंबर को भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ठीक है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया, कंपोजिट नंबर है। अब हमें इसको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5। तो सबसे पहले हम 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 7 × 6। 5 को कॉमन लेने के बाद 5 के प्लेस पे 1, फिर 4 × 3 × 2 और × 1। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, और 5 को कॉमन लेने के बाद 5 के प्लेस पे 1। अब अगर इसका हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 7 × 6 42, 42 × 4 क्या हो जाएगा? 188, नहीं 168। 168 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? 504, और 504 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1008, और 1008 में 1 प्लस करने पे क्या मिल गया? 5 × 1009, और इसको हम मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर चेंज नहीं होता है। तो अब हम देख रहे हैं इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। तो अगर इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देयर इज मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इस नंबर के यानी इस नंबर के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसका आप खुद से लिखिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करने वाले हैं आज का लास्ट क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 काफी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी बड़ा है, इसलिए मैंने उसे बोर्ड पे नहीं लिखा है। आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने बुक में भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है यानी कि वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है। ये एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार मार्ग है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया, वो इस सर्कुलर पाथ का एक राउंड लगाने के लिए, इस वृत्ताकार मार्ग का एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट ले रही है, जबकि एक लड़का है रवि, वो इसी मार्ग को यानी इसी मार्ग का, इसी सर्कुलर पाथ का एक चक्कर मात्र 12 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है। यानी सोनिया को इस वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है, जबकि रवि को इसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने के लिए सिर्फ 12 मिनट ही लग रहा है। आगे क्या कह रहा है? सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम ये मान के चलें कि वो दोनों इस राउंड का चक्कर लगाने के लिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। सोनिया और राहुल इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं चक्कर लगाना, सेम टाइम में यानी एक ही समय, एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही समय पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन पे स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये रवि है, ठीक है। रवि इस पाथ पे चल रहा है, इस पाथ पे चक्कर लगा रहा है, और सोनिया इस पाथ पे चक्कर लगा रही है, ठीक है। ये हो गया हमारा रवि का पाथ और ये हो गया सोनिया का पाथ। ये वाला रवि का और ये वाला सोनिया। रवि इस पाथ पे चक्कर लगा रहा है और सोनिया इस पाथ पे चक्कर लगा रही है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाउ मेनी मिनट आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट ले रही है, तो पहला राउंड लगाने में उसको 18 मिनट लगा, फिर से दूसरा राउंड लगाएगी तो 18 मिनट उसको और लगेगा, तीसरा राउंड लगाने पे 18 मिनट उसको और लगेगा। तो ये हमें क्या मिल रहा है? 18 का मल्टीपल मिल जाएगा, यानी कि पहला राउंड लगाने के लिए एक राउंड लगाने में उसको 18 मिनट लगेगा, 2 राउंड लगाने के लिए 36 मिनट यानी 36 मिनट, 3 राउंड लगाने के लिए 54 मिनट, और आगे भी और राउंड लगाती जाएगी तो और उसको टाइम लगेगा। इसी तरीके से अगर हम रवि का अगर देखें तो रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है यानी कि 12,
दूसरा राउंड लगाएगा तो उसको 12 मिनट और लगेंगे, यानी 12 और मिनट लगे। तीसरा राउंड लगाएगा तो उसको 12 मिनट और लगेंगे, यानी 12 मिनट और लगेंगे। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें 12 का मल्टीपल मिल जाएगा। एक राउंड लगाने पे 12 मिनट, दूसरा राउंड लगाने पे उसको 24 मिनट लगेंगे, तीसरा राउंड लगाएगा तो 36 मिनट। ठीक है, ऐसे ही और राउंड लगाते जाएगा, उसको और समय और टाइम लगते जाएगा। तो हमें वो समय ढूंढना है कि जिस टाइम पे वो दोनों फिर से दोबारा मिलेंगे। ठीक है, यानी कि हमें वो समय निकालना है कि जिस समय पे वो दोनों दोबारा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। यानी कि अगर हम इसको पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकालें तो ये है कि हमें इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने पे हमें वो टाइम मिलेगा जिस टाइम पे वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अगर हम एलसीएम निकालें तो हमें एलसीएम निकालने का एक तरीका पता है। क्या होता है वो तरीका? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो नंबर है, एक है 18 और एक है 12। तो सबसे पहले अगर हम 18 का फैक्टर करें, तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, ये हमें 18 का फैक्टर मिला। 2 टाइम्स में 18, 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है, फिर 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, यानी ये हो गया हमारा 18 का फैक्टर। ठीक, 2 × 3 × 3। अगर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 2 एक ही बार में आया है तो पावर 1, 3 2 बार आया है तो 3 to the power 2। दूसरा नंबर हमारे पास क्या था? 12। 12 का अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा? 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में। तो 12 का फैक्टर क्या हो गया? 2 × 2 × 3, यानी 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 1। ये हो गया हमारा 18 और 12 का फैक्टर। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को लिखते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी, 3 इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 3। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर जो है उसका पावर जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी नंबर को हम लिखेंगे। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर क्या है? 1, यहाँ पे 2 पे पावर क्या है? 2, तो इसका पावर ज़्यादा है, तो यानी कि हम 2 पे पावर 2 को कंसीडर करेंगे। ठीक है, 2 पे पावर 2 को लेंगे। यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो दोनों में ज़्यादा कौन सा है? 3 पे पावर 2, तो यहाँ पे हम 3 पे पावर 2 को लेंगे। 2 पे पावर 2 का मतलब 2 2 = 4, यानी कि यहाँ पे 4, और 3 पे पावर 2 का मतलब 3 × 3, यानी कि 3 3 = 9, और 4 3 = क्या होता है? 36। ठीक है, यानी कि 36 मिनट के बाद वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या होगा? क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही लिखेंगे हम। ठीक है, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, हिंदी में भी इसे हम लिख सकते हैं कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभ बिंदु पे मिलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 1.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स अकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स अकेडमी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।